चैनल नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उम्मीद करती हूँ आप सभी का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया होगा और भगवान करे आप सभी का सिलेक्शन हो और ये खुशखबरी सुनने को मिले कि जो है आप लोगों का सिलेक्शन हो। ठीक है, तो चलिए हमारा कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत के प्रशासन पर हम डिस्कस कर रहे थे। तो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन पर डिस्कस करने के पहले हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि जो कि हम आप लोगों से डेली अपील करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और लाइक करना ना भूलें, आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए हम कल जो मैंने आप सभी को पढ़ा आप लोगों के साथ जो मैंने डिस्कस किया था दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में, तो हमने आपसे डिस्कस किया था कि हमने प्रशासन को जो है दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को सबसे पहले जो प्रशासन की सबसे ऊंची सबसे बड़ी इकाई होती थी वो कौन होती थी, वो केंद्रीय होती थी। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन होता था और इस केंद्र को कई सारे प्रांतों में विभक्त किया गया था और प्रांतों को जो है शिकों में विभक्त किया गया था, जो कि अगर आधुनिक तौर पर देखें तो जिले से हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो शिक था उन शिकों को शिक को जो है जिला कहते थे और जिले इन शिकों को जो है कई सारे परगने में विभाजित किया गया था और इन परगनों को कई सारे ग्रामों में विभाजित किया गया था। ठीक है, इसके बारे में हमने कल आपसे डिटेल में चर्चा किया था। और अगर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई पूछते हैं दिल्ली सल्तनत में कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन हुआ करती थी, तो ग्राम होती थी और सबसे बड़ी इकाई कौन होती थी, तो वो केंद्र होती थी। ठीक है, तो अगर हम कल हमने आपसे डिस्कस किया था केंद्रीय प्रशासन के बारे में, जो कि दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय प्रशासन बहुत बड़ी संस्था थी और उसमें कई सारे विभाग थे। तो इस केंद्रीय प्रशासन के बारे में हमने आपसे कल डिस्कस किया था और कई सारे विभाग थे उनके बारे में डिस्कस किया हुआ था। तो एक बार हम आपको रिवाइज कराते हुए चलते हैं कि केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सुल्तान जो है सर्वे सर्वा होता था, सुल्तान प्रमुख होता था। शासन की समस्त शक्तियां इसी सुल्तान में ही निहित होती थी। चाहे कोई आक्रमण किसी राज्य पर आक्रमण करना हो, संधि करना हो या अन्य कोई कार्य करने हो, बिना सुल्तान के परमिशन के कोई भी कार्य नहीं होते थे। ठीक है, और क्या बताया था कि अगर सबसे महत्वपूर्ण कार्य की बात करता है कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता था, तो वो होता था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना व उसकी रक्षा करना। ठीक है, ये सुल्तान का प्रमुख कार्य होता था। अब ये इतने सारे काम जब शासन की समस्त सत्ता इसी में निहित थी तो राजा तो अकेले कर नहीं सकता है, तो राजा को सलाह देने के लिए एक संस्था होती थी। उस संस्था का नाम क्या था, तो उस संस्था को मजलिस ए खलवत कहते थे। क्या कहते थे, मजलिस ए खलवत कहते थे। इसके बाद में ये मजलिस ए खलवत दो भागों में बटी हुई थी। जो पहला भाग था उसको कहते थे बार ए आम। तो इस बार ए आम के वाले विभाग में इसमें न्यायिक कार्य किए जाते थे और बार ए खास जो होता था, तो बार ए खास में जो है राजा के मुख्यमंत्रीगण होते थे, यानी कि मंत्री परिषद होती थी। जब कोई महत्वपूर्ण जो है डिसीजन लेने होते थे तो राजा इस बार ए खास में बैठ करके अपने मंत्रियों से सलाह करके फिर जो है डिसीजन लेता था। ठीक है, तो इसमें यानी कहने का मतलब है कि बार एक खास के अंतर्गत राजा की मंत्रिपरिषद आती थी और बार ए आम ये आम जनता के लिए खुला हुआ था जो कि न्याय का कार्य करती थी। अब जो ये राजा की मंत्रिपरिषद होती थी तो राजा की मंत्रिपरिषद के लिए भी कई सारे विभाग थे, जैसे दीवान ए अर्ज था, दीवान ए इंसा था, दीवान ए रिसालत था। बहुत सारे विभाग थे जिनके बारे में हमने कल आपसे डिटेल में चर्चा किया है। ठीक है, तो कल हम केंद्रीय विभाग के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हम कल आपसे चर्चा करते हुए पहुंचे थे दीवान ए इंसा में पहुंचे थे कि दीवान ए इंसा की अगर हम बात करें, ये सारे कौन होते थे, ये जो है राजा की जो मंत्री परिषद होती थी, ये सारे विभाग उस राजा की मंत्री परिषद की क्या करते थे, हेल्प करते थे। तो दीवान ए इंसा तक मैंने कल पढ़ा था कि दीवान ए इंसा क्या था, तो ये राजा का शाही सचिवालय हुआ करता था।
क्या था, राजा का शाही सचिवालय हुआ करता था और इस विभाग के प्रमुख को क्या कहते थे, तो दबीर ए मुमालिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दबीर ए मुमालिक कहा जाता था। और इसका प्रमुख कार्य क्या था, इसका प्रमुख कार्य होता था अभिलेखों को सुरक्षित करना। राजा अगर किसी दूसरे राज्य से वैदेशिक संबंध स्थापित करता था, उनके कार्य को संपन्न करना, और जो जमीन जो है दान में दी जाती थी तो उस भूमि को का जो मुहर होती थी वो इसी दीवान ए इंसा में ही होती थी। ठीक है, इसी विभाग के अंतर्गत आती थी। जब ये मुहर लगती थी तभी भूमि दान में दी जाती थी। ओके, तो ये क्या था, दीवान ए इंसा। इसके बाद में दीवान ए इंसा के बाद में आता है कौन सा विभाग, दीवान ए रिसालत आता है। ये दीवान ए रिसालत किस से संबंधित था, कौन सी संस्था होती थी, तो ये दीवान ए रिसालत होता था, ये धर्म से संबंधित था। किससे संबंधित था, धर्म से संबंधित था। और इसका कार्य क्या हुआ करता था कि वैदेशिक नीति तथा कूटनीति संबंध मतलब बहुत विदेशों के साथ कैसी नीति अपनानी है, कैसी राजनीति होनी चाहिए विदेशों से, ये कार्य किसका हुआ करता था, दीवान ए रिसालत का कार्य होता था। और क्या था, मुख्य कार्य क्या था, इसका कार्य था वजीफा वितरण करना और इमलाक भूमि यानी कि कर मुक्त भूमि को वितरण करना। क्या काम था कि वजीफा मेधावी जो होते थे, जो आज के टाइम पर हम वजीफा के नाम से नहीं जानते, स्कॉलरशिप के नाम से जानते हैं, तो वो वही वितरण करना यानी कि वजीफा वितरण करना। और इमलाक भूमि क्या होती थी, जिस भूमि पर कर ना लगता हो यानी कि कर मुक्त भूमि का क्या करना, इस भूमि का वितरण करना, इसका कार्य था किसका, दीवान ए रिसालत का कार्य था। ओके, यहाँ तक की बातें क्लियर हुई। अब इसके बाद में आता है अन्य भी प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे जो राजा की मंत्रिपरिषद की हेल्प करते थे। उसके अंतर्गत कौन कौन आते थे, तो उसके अंतर्गत आता था नायब ए मामलिकात। क्या था, नायब ए मामलिकात। और अगर हम बात करते हैं इस नायब ए मामलिकात का, इस पद का सृजन किसने किया था, तो इस पद का सृजन बहराम शाह ने किया हुआ था। किसने किया हुआ था, सुल्तान बहराम शाह ने किया था। और इस पद पर जो सृजन किया था वो बहराम शाह ने किया था। अगर प्रथम नियुक्ति की बात पूछे तो प्रथम नियुक्ति किसकी की गई थी इस पद पर, तो मलिक एतगीन की नियुक्ति की गई थी। किसकी नियुक्ति की गई थी, मलिक एतगीन की नियुक्ति की गई थी। और इनका महत्व यानी जो इस पद पर जो भी व्यक्ति होता था, जो भी व्यक्ति सुशोभित होता था, तो जो सुल्तान होता था, सुल्तान के बाद दूसरा पद होता था किसका, इसी का नायब ए मामलिकात का। ठीक है, सुल्तान के पद अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत काल के समय पर सुल्तान के बाद में कौन सा महत्वपूर्ण पद हुआ करता था, तो नायब ए मामलिकात होता था। ओके, तो कहने का मतलब है कि इसका अगर होता था तो जो वजीर होता था दिल्ली सल्तनत के समय में, तो ये वजीर से ये श्रेष्ठ होता था वजीर शासक यानी सुल्तान और वजीर के मध्य में, वजीर के पहले ये पद आता था, लेकिन जो ये वजीर का पद होता था तो वजीर के पद से ये पद श्रेष्ठ होता था। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इसका महत्व सुल्तान के बाद तथा वजीर से श्रेष्ठ होता था। और कभी कभी क्या होता था, वजीर तथा नायब का पद एक ही व्यक्ति को दे दिया जाता था। क्या किया जाता था, वजीर और नायब का पद एक ही व्यक्ति को दे दिया जाता था। तो क्या दिल्ली सल्तनत में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दोनों पदों को एक ही व्यक्ति को दे दिया गया हो, तो बिल्कुल थे। एक था मलिक काफूर और दूसरा था नासिरुद्दीन खुसरो। ठीक है, इन दोनों लोगों ने क्या किया था, नायब ए मामलिकात का भी पद धारण किया था और वकील का भी पद धारण किया था। ओके, समझ में आ गया ना, सॉरी हाँ, इसका वजीर का भी मैंने वकील बोल दिया, वजीर का पद भी धारण किया हुआ था। चलिए
अब इसके बाद में आता है अन्य जो विभाग आता है वो वकील ए दर होता है। अब ये किससे संबंधित होता है? वकील ए दर। तो वकील ए दर की बात करें तो जो वकील ए दर होता था तो ये जो है राजा के परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। क्या होता था कि राजा का जो परिवार होता था उससे उस परिवार का बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। और एफएसटी के समय यानी कि फिरोज शाह तुगलक के समय इस वकील ए दर को जो है मदिरा विभाग इसको सौंप दिया गया था। किसको? वकील ए दर को जो है मदिरा विभाग को सौंप दिया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। ये हुआ क्या? नायब ए ममलिकत, फिर इसके बाद में वकील ए दर, और इसके बाद में आता है काजी उल कुजात। काजी उल कुजात, काजी से आप लोग अनुमान लगा लीजिएगा कि काजी किसको कहते थे। तो जो न्याय विभाग का प्रमुख होता था तो उसको जो है क्या बोला जाता था? काजी उल कुजात बोला जाता था। और इस काजी उल कुजात को यानी कि न्याय विभाग के प्रमुख की हेल्प के लिए अन्य काजी भी नियुक्त किए जाते थे। तो अन्य काजी कौन कौन से? तो अन्य काजी में आता है काजी ए लश्कर। कौन होता था? काजी ए लश्कर। ये जो है सेना से संबंधित अगर कोई डिसीजन लेने होते थे, कोई डिसीजन लेने हैं तो ये जो है काजी ए लश्कर इनके जो है विवादों का निपटारा करता था। फिर इसके बाद में दूसरा आता है अमीर ए दाद। तो अमीर ए दाद कौन होता था? तो ये शहरों में जो है ये नियुक्त किया जाता था न्यायाधीश के रूप में। यानी कि अगर हम आधुनिक रूप से बात करें, आधुनिक समय की बात करें तो सिटी मजिस्ट्रेट कहेंगे तो इसी के इक्विवेलेंट होगा। ओके, तो जो सिटी मजिस्ट्रेट होता था उस समय पर अमीर ए दाद होता था, वो जो है शहरों में नियुक्त किया जाता था। और इसके लिए इसकी सहायता के लिए नायब ए दाद की भी नियुक्ति की जाती थी, जो कि ये सारे किसका काम करते थे? न्याय देने का ही कार्य करते थे, छोटे से बड़े तक। समझ में आया? इसके बाद में आता है सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर कौन सा विभाग था? तो ये धर्म विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, क्या करता था? ये धर्म विभाग का प्रमुख होता था। जितना भी जकात कर वसूल किया जाता था उस समय पर दिल्ली सल्तनत पर, तो इस पर पूरा नियंत्रण होता था। किसका? सद्र उस सुदूर का जो है पूरी तरीके से नियंत्रण होता था। और इसका प्रमुख कार्य क्या था कि मस्जिदों को और मकतबों को और मदरसों को जो है जितने धन की आवश्यकता होती थी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, वो जो है दान देते थे। कौन? सद्र उस सुदूर। ये अपने थ्रू ही दान दिया करते थे। किसको? मस्जिद, मकतब और मदरसा, यानी कि शिक्षा को, मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो दान देता था वो कौन देता था? सद्र उस सुदूर देता था। ओके, समझ में आया? इसके बाद में दिल्ली सल्तनत की एक और खासियत थी कि ये सद्र उस सुदूर और काजी उल कुजात, क्या था? ये सद्र उस सुदूर और काजी उल कुजात का पद था। तो इसका पद एक ही व्यक्ति को कभी कभी दे दिया गया है। ऐसा भी देखने को मिला है, जो कि हमने आपसे पहले ही डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों पद एक ही व्यक्ति को देखने को मिलता है। फिर आता है कौन सा विभाग? बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक ये दिल्ली सल्तनत का गुप्तचर होता था। गुप्त बातें जो है राज्य में क्या चल रहा है, लोग किस तरीके से कहीं सम्राट के खिलाफ, सुल्तान के खिलाफ जो है षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं, तो इसका भी जो है इसके जानने के लिए किसको नियुक्त किया गया था? तो बरीद ए मुमालिक का नियुक्त किया गया था। ये कौन होता था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख हुआ करता था। ओके, क्लियर हुआ? फिर इसके बाद में आता है सर ए जादार। सर ए जादार ये शाही अंगरक्षकों का प्रमुख हुआ करता था। कौन? सर ए जादार। फिर इसके बाद में अमीर ए हाजिब। ये अमीर ए हाजिब कौन सा पद था? तो ये शाही दरबार का प्रधान हुआ करता था। कौन होता था? शाही दरबार का ये प्रधान हुआ करता था। फिर इसके बाद में अमीर ए आखुर। तो अमीर ए आखुर ये कौन होता था? तो शाही घुड़सवार यानी घुड़साल का प्रमुख होता था। वो कौन कहलाता था? वो कहलाता था अमीर ए
आप हो, यानी कि अश्वशाला शाही अश्वशाला का प्रमुख होता था। ओके, तो ये थी क्या, ये यहाँ तक ये पूरी संस्थाएं थी जो राजा की मंत्री परिषद को हेल्प करती थी, कोई भी डिसीजन लेने में, कोई भी कार्य को संपन्न करने में ये सारी संस्थाएं मदद करती थी, जो कि किसके अंतर्गत आती हैं सारी, ये केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था क्या, केंद्रीय प्रशासन। अब दूसरा नंबर जो है इसके बारे में आपसे डिस्कस करें कि केंद्र के बारे में हमने क्या बताया था कि इस केंद्र को प्रांतों में विभक्त कर रखा था। तो प्रांतों का क्या किस तरीके से हिसाब किताब था, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर प्रांतों की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के समय में इन प्रांतों को क्या कहा जाता था, विलायत कहते थे या फिर इक्तादार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, विलायत या इक्तादार कहा जाता था। और इसका प्रमुख कौन हुआ करता था, प्रांतों का प्रमुख कौन हुआ करता था, तो वली या इक्तादार या फिर मुक्ता। ठीक है, ये तीनों एक ही पद है, एक ही नाम है, इक्विवेलेंट है, इनमें से कोई एक ही ऑप्शन देगा। लेकिन आपको माइंड में सेट करना है तीनों को कि अगर पूछता है दिल्ली सल्तनत के समय प्रांत का प्रमुख कौन होता था, तो वली, इक्तादार या फिर मुक्ता, ये तीनों कौन होते थे, प्रांतीय प्रशासन के प्रांतों के जो है प्रमुख हुआ करते थे। और अगर हम बात करें कि प्रांतीय व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रारंभ किसके समय पर हुआ है, तो प्रांतीय व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रारंभ मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मिला है। इन प्रांतों की जो अवधारणा देखने को मिली है तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर मिली है, जो कि अलग अलग इसके समय पर अगर प्रांतों की संख्या बात करें तो अलग अलग इतिहासकारों ने अपना अलग अलग विवरण दिया है। जैसे कि इब्न बतूता ने बताया है कि एमबीडी के समय जो है प्रांतों की संख्या वो कितनी थी, 23 हुआ करते थे। वहीं पर बर्मी भाई साहब हैं, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया है कि एमबीडी के समय जो है उत्तर भारत में 20 प्रांत हुआ करते थे। तो ये सबकी एक अपनी अलग अलग अवधारणा है, जिसके बारे में किसने क्या कहा और किसने कितने प्रांतों का समर्थन दिया, इसके बारे में भी हम आपसे डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। अब आता है प्रांतीय प्रशासन के बाद में आता है स्थानीय प्रशासन। अब स्थानीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो इन्हीं स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत ये शिक कहलाते थे, यानी कि इन प्रांतों को कई शिकों में विभाजित किया गया था। ठीक है, इन प्रांतों को जो है कई शिकों में विभाजित किया गया था। अगर शिक के प्रमुख की बात करें कि सिख के प्रमुख को क्या कहा जाता था, तो सिख के प्रमुख को शिकदार कहा जाता था। क्लियर हुआ, समझ में आया ना, सिख के प्रमुख को सिकदार कहा जाता था। अब ये हमने क्या आपको बताया कि प्रांत जैसी अवधारणा, प्रांतीय अवधारणा किस शासक के समय देखने को मिलती है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मिलती है। लेकिन अगर बात करती है स्थानीय प्रशासन के बारे में कि ये सिख जैसी अवधारणा कब आती है, किस शासक के समय आती है, तो वो आती है बलबन के समय। कब आती है, बलबन के समय में। बलबन ने जो है 1279 ईस्वी में सबसे पहले क्या करता है, ये शिक का निर्माण किया और इसी को जो है लोधी तथा मुगल काल में जो है क्या कहा जाता था, सरदार कहा जाता था। तो सबसे बड़ी चीज कि अगर आपसे पहली बार पूछता है कि सिख का निर्माण किस शासक के समय में हुआ है, तो बलबन के शासक के समय में हुआ है 1279 ईस्वी में। और यही जो शिक था तो यही लोधी काल में और मुगल काल में क्या कहलाया, इसको जो है सरकार कहा जाने लगा। ठीक है, इसके नेम को जो है कन्वर्ट कर दिया गया और सिख से क्या हो गया, सिख से जो है सरदार हो गया। ओके, फिर इसके बाद में ये जो सिख था, इस सिख को कई परगने में विभाजित किया हुआ था। ठीक है, इस सिख को कई परगने में विभाजित किया था और इस परगने का प्रमुख कौन होता था, तो आमिर हुआ करता था। कौन होता था, आमिर होता था। अब हम अगर बात करें अन्य चीजों को, इनको छोड़ करके बात करें तो उसके लिए जो एक पद होता था कौन, मुसर्रिफ होता था। मुसर्रिफ होता था, इसका काम क्या था, तो इसका काम था परगने में लगान को जो है क्या करना, निश्चित करना। परगने में लगान को निश्चित करना कि लगान आने वाले, ये प्रेजेंट समय पर कितनी है और आने वाले समय पर लगान कितनी की जाए,
किसानों के लिए कि जो कि वो बहुत आसानी से व्यय कर सके और जो कर था उसको आसानी से जो है निपटा सके। तो वो किसने किया, वो किसके टाइम पर हुआ था? तो ये जो मुसर्रिफ होते हैं, तो मुसर्रिफ का काम क्या था कि परगने में लगान को निश्चित करना। ये काम किसका था? ये मुसर्रिफ का काम हुआ करता था। सबसे निम्नतम इकाई आपसे मैं चर्चा कर चुकी हूँ। सबसे निम्नतम इकाई ग्राम थी और इस ग्राम के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो इसके प्रमुख को खुद, मुकद्दम और चौधरी कहते थे। खुद कहो या मुकद्दम कहो या चौधरी कहो, बात एक ही है। ओके, फिर इसके बाद में एक पटवारी या लेखपाल हुआ करता था। इनका काम क्या था कि ग्रामों से जो है राजस्व वसूल करके राजा के राजस्व में जो है जाकर के जमा करना। और 80 गांव के अधिकारी होते थे। सिर्फ 80 गांव, 84 गांव होते थे जो कि एक अधिकारी के अंतर्गत आते थे। तो उसको क्या कहा जाता था? चौरसिया कहा जाता था। और अगर 100 गांव किसी अधिकारी के अंतर्गत आते थे तो उसको क्या कहा जाता था? सादी अमीर ए सादा। ठीक है, क्या कहा जाता था? सादी अमीर ए सादा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये थी क्या, दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था उसको जो है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ है। अब आज के बाद जो दिल्ली सल्तनत है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे हम मुगल काल में एंट्री करेंगे। मुगल के बारे में आप लोगों के लिए जो है मुगल काल लेकर के आएंगे, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। जैसा कि आप